नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग को 13 मई 2021 से मैं करंट अफेयर डेली करंट अफेयर सभी लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और इस करंट अफेयर के माध्यम से आप अलग तरह की जानकारी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर हो, आप इस जानकारी को ले सकते हैं। इस करंट अफेयर के माध्यम से जो 67वीं बीपीएससी है, बिहार एसआई है, उत्तर प्रदेश एसआई है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो यूपीएससी है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अलावा जो रेलवे है, अन्य छोटी छोटी जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये करंट अफेयर काफी मायने रखता है। जैसा कि मैं बता दूं कि जो करंट अफेयर होता है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल उसके बोलते हैं जो कहानी जो है वो फैक्ट में बन चुकी है। जैसे कि आरबीआई को लेकर यदि हम बात करते हैं तो आरबीआई की जो स्थापना कब हुई, आरबीआई का नामकरण कैसे हुआ, वो जो हुआ वो फैक्ट हुआ, उसको हम लोग ट्रेडिशनल बनेंगे। और जो नॉन ट्रेडिशनल ये होता है कि आरबीआई के द्वारा समय समय पर रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीएसआर, उसके अलावा सीआरआर जो होता है, उसके अलावा रेपो रेट जो भी बैंक दर निकाला जाता है, उसको हम लोग नॉन ट्रेडिशनल के आधार पर देखेंगे। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करंट अफेयर में हम आपको आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको क्या जानकारी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे अंदर जो भी त्रुटियां होगी उन त्रुटियों को आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे और आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, उसके पश्चात आप सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में रेडियम समूह, जो कि एक समूह है, उसको बोलते हैं रेडियम समूह। रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला सबसे अधिक कौन सा देश है। आखिर वो ग्रीन हाउस जो गैस है उसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन करता है रेडियो समूह के शोध के अनुसार। इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, जो कि हमारा पड़ोसी देश है चीन। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं। और अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ, जिसमें चीन के बहुत सारे जो ऐप हैं उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नासा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। नासा का मैं फुल फॉर्म यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा कि नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है इसरो। नासा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा विल नेल्सन। विल नेल्सन यानी विल नेल्सन जो है वो नासा के प्रमुख के रूप में इसकी नियुक्ति की गई है। ये जो ऑप्शन ये है लुइस ग्लिक मेरे अभी जानकारी बता दूं कि जो अमेरिका की ही महिला हैं, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी साहित्य के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। 66वीं बीपीएससी में प्रश्न मतलब कि अक्सर क्वेश्चन 35% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगला ऑप्शन आपका है जो बाइडेन। जो बाइडेन नहीं हो सकता है क्योंकि अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस जो कि महिला है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और ये जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न तीसरा हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मई। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। एक 28 फरवरी है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और एक जो है 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। और अगला ऑप्शन नंबर डी है 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से संबंधित आखिर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि 11 मई 1998 को पोखरण जो कि राजस्थान में है, वहां पर हमारा 3 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस जो वो कोड था, ऑपरेशन था, उसका नाम था शक्ति। एक और मैं आपको हल्का सा जानकारी बता दूं कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पोखरण में ही, जो कि राजस्थान है, वहां पर सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। और 1998 में 11 मई को न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। तो 1999 में प्रत्येक 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 4 है कि दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्त फॉर लाइफ ये जो मोबाइल ऐप है इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको किसने लॉन्च किया है, इसका सीबीएसई। हाल ही में सीबीएसई जो बोर्ड है, ये सीबीएसई बोर्ड ने एक दोस्त फॉर लाइफ इसको लॉन्च किया है। और इसके माध्यम से
मतलब कि 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के सभी छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसको इसलिए लॉन्च किया गया। उसमें एक और प्रावधान किया गया है कि सप्ताह में आपकी 3 दिन क्लास होंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम त्रिपुरा सरकार ने किया है और त्रिपुरा के जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ऑप्शन जो बी है ये असम जो है, इसका पड़ोसी मतलब कि असम के बारे में एक और करंट अफेयर में बता दूं कि पूर्वोत्तर का प्रथम गाय अस्पताल असम के डिब्रूगढ़ में और असम के यहाँ एक काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानसा नेशनल पार्क असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चाइना से निकलती है वो और ब्रह्मपुत्र नदी असम से बहती है। तो यह सिक्किम से संबंधित एक जानकारी बता दूं कि जो सिक्किम है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि ऑर्गेनिक कृषि 100% वहां पर की जाती है और आईएएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन 2020 में यदि आपसे पूछा जाए कि 2020 में वो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 100% ऑर्गेनिक कृषि के लिए मान्यता प्रदान किया गया है, उस स्टेट का नाम है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है ये आपका अगला छठा जो प्रश्न है वो आईसीसी का अप्रैल महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी जैसे आपको जानकारी है कि जैसे कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वैश्विक स्तर पर इंटरपोल है, वैसे ही भारत में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, सीआईडी है, सीबीआई है। वैसे ही आईसीसी जो कि क्रिकेट को होल्ड करता है, क्रिकेट को आयोजन करता है इंटरनेशनल लेवल पर, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है, जो कि यूएई दुबई में है। और अप्रैल महीने का प्लेयर ये 2021 से स्टार्ट किया गया है कि प्रत्येक महीने में एक अच्छे खिलाड़ी को पूरे वैश्विक स्तर पर चुनकर उसको प्रमोट किया जाएगा। तो मैं आपको जानकारी बता दूं कि भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में मतलब कि ये चुना गया। आर अश्विन जो कि भारत के लेग स्पिनर हैं, इनको फरवरी 2021 में चुना गया। और भुवनेश्वर कुमार जो कि भारत के तेज गेंदबाज हैं, इनको अप्रैल के लिए 2021 के लिए किया गया। लेकिन जो बाबर आजम है वो हाल ही में भुवनेश्वर कुमार को अप्रैल के नहीं बल्कि मार्च 2021 के लिए चुना गया। और बाबर जो आजम है वो पाकिस्तान क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। बाबर आजम, इनको अप्रैल यानी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अप्रैल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी किसको चुना गया है? अब बाबर आजम, इसलिए छठा का आंसर हो जाएगा बाबर आजम। अगला प्रश्न है मियो का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मियो का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर रखा गया है। महेश नगर जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में है और वहीं महेश नगर मतलब कि नाम को चेंज किया गया है। तो मियो का बारा पहले उसका नाम था। अगला आपका 8वां प्रश्न है कि किस राज्य में बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली प्रारंभ की गई है? बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली किस राज्य में मतलब की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है असम में। असम में इसलिए कि जो वो मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम के माध्यम से वहां से निकलती है और बहती जाती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है। उस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए वहां के असम के SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और यूनिसेफ की मदद से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। उसी पहल के अंतर्गत ये इसको कंट्रोल किया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि माउंट सीनाबेग ज्वालामुखी कहाँ है? तो माउंट सीनाबेग जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो माउंट सीनाबेग ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया से संबंधित बीपीएससी ने अपना प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो किस देश में ज्यादा पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में, जबकि हो सकता है कि 65वीं या 66वीं में तो नहीं, लेकिन 64वीं 65वीं के बीपीएससी पीटी में अपना प्रश्न वहां पर पूछा था। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्यूकोरमाइकोसिस मरीजों का निःशुल्क इलाज की घोषणा की? महाराष्ट्र सरकार ने। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि ग्यूकोरमाइकोसिस एक जो रोग है, ये रोग कैसे, इस रोग को हम लोग ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ब्लैक फंगस कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो आपका चेहरा है, यदि ये रोग होगा तो आपका जो चेहरा है उस चेहरा का 50% जो पार्ट है, लेफ्ट हो या फिर राइट हो, उन दोनों ही पार्टों में से एक जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा।
और जब पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा उसमें जो आपका आंख है वो ज्यादा प्रभावित होता है, आंख आपका उसमें खराब हो जाएगा। तो यही होता है ब्रोंकोमाइकोसिस मरीज। ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया है, क्योंकि ये देखा गया है कि महाराष्ट्र में जो कोविड-19 के जो रोगी हैं वो यदि स्वस्थ हो जा रहे हैं और उनकी स्वस्थ होने के बाद जब वो घर जा रहे हैं तो जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर है। कमजोर होने के कारण जो ये ब्लैक फंगस कहें या फिर ग्लूकोमाइकोसिस कहें, ये रोग आ जा रहा है। तो इसको निःशुल्क इलाज के लिए महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है कि ब्लैक फंग कहें या ग्लूकोमाइकोसिस कहें, इसके लिए आपको निःशुल्क वहां पर सुविधा दी जाएगी। अगला हमारा 11वां प्रश्न है कि किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा खींची? किस देश ने? आखिर वो कौन सा देश है जो माउंट एवरेस्ट, जिसका आपको पता है कि बहुत चोटी बड़ी लंबी है। अभी हाल ही में करंट अफेयर में इसको और जोड़ रहा हूं माउंट एवरेस्ट से, कि अभी हाल ही में चीन और नेपाल के द्वारा एक संयुक्त बैठक के माध्यम से एक समझौता किया गया है और अभी वर्तमान समय में जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो लंबाई है 8,848.86 मीटर निर्धारित किया गया है, जो कि पहले जो था 8,848 मीटर था। तो आप इसको एक अलग माध्यम से जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि फ्रेंड्स 0.86% की वृद्धि हुई है माउंट एवरेस्ट की मतलब की लंबाई में, ऊंचाई में, लंबाई में नहीं। तो ये किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा खींची? उस देश का नाम है चीन। ऐसा हरकत चीन ही कर सकता है जो ऐसे काम को कर सकता है। चीन के द्वारा ऐसे बोला गया कि ये तीसरे युद्ध की तैयारी कर रहा था एक जैविक हथियार से। वर्तमान समय में जो मतलब की लड़ाइयां हो रही है वो रासायनिक के तौर पर लड़ी जा रही है और भौतिकी के तौर पर नहीं लड़ी जा रही है। लेकिन जो चीन है अलग प्रकार का अपना वो उसी का एक देन माना जा रहा है। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट, अभी हाल ही में कुछ एक्सपर्ट जो हैं मेडिकल, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो चमगादड़ है उसके माध्यम से कोरोना वायरस जैसी बीमारी नहीं पैदा, महामारी नहीं आई हुई है। ये कहीं न कहीं ये आर्टिफिशियल, इसको कहीं न कहीं किसी लैब में बनाया गया है और ऐसा आरोप चीन पर लगाया जाता है। तो चीन ने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा खींची है। अगला हमारा 12वां प्रश्न टेनिस से संबंधित है। मैंने टेनिस पर एक वीडियो भी आपको बनाया हुआ है और जो विंबलडन टेनिस होता है जो 4 चरणों में होता है, लेकिन अलग ये टेनिस है और विंबलडन मतलब कि एक साल में 4 बार ही होता है। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021, मैड्रिड ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब, पुरुष, महिला नहीं, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ज्वेरेव के द्वारा ये मतलब कि मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब पुरुषों में जीता गया। लिएंडर पेस जो कि भारतीय हैं, ये संन्यास ले चुके हैं, रोजर फेडरर नहीं, और इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, महिलाओं में भी है। हमारा अगला प्रश्न आप देखेंगे कि ये है, अगला प्रश्न 13वां ये है कि 100% ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आपको जानकारी होगा कि भारत में अभी वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है, कभी कभी हम भी क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो जूनियर बॉयज हैं उन लोग से मेरी बहस होती है और उन लोग अपने बहस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि नहीं भैया, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि अभी वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 29 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लोग कहते हैं कि 9 है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि पहले राज्यों की संख्या 29 हुआ करती थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को, आपको जानकारी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और ये जो दोनों भाग बांटा गया एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को, और पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7, तो 7 में यदि जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख को जोड़ देते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जा रही है 9 और राज्यों की संख्या हो जा रही है 28, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर निकल गया। लेकिन वर्तमान समय में 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा संसद में एक बिल पारित किया गया और अधिनियम बनाया गया। उस बिल के माध्यम से दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली, इन दोनों ही राज्यों को जोड़ दिया गया। अभी वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या 28 है। मैं आपको एक अप टू डेट दे दे रहा हूं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक 100%, यदि ऑर्गेनिक 100% तरीके से खेती करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8 और उसी में 100% ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है लक्षद्वीप।
लेकिन यहीं पर पूछ देता कि 100% ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो राज्य आ जाएगा यहाँ पर सिक्किम। और मैंने अभी बताया है कि इसमें यहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगला हमारा 14वां प्रश्न ये है कि भारत को कोविड-19 के संकट से उबारने के लिए 15 मिलियन यूएस डॉलर किसने दिया। आपको जानकारी है कि जो कोविड-19 है वो पूरे वैश्विक स्तर पर एक महामारी के रूप में फैल चुका है और ये वर्तमान समय भारत को ज्यादा हिट कर रहा है। भारत को ज्यादा ये प्रभावित इसलिए कर रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग मतलब कि निवास करते हैं भारत में। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भारत का है। मतलब कि रिपोर्ट के आधार पर मैं नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरी बात तो कोई और भी हो जाए, लेकिन 382 और ज्यादा जनसंख्या घनत्व होने के कारण भारत में संक्रमण कम्युनिटी संक्रमण के माध्यम से तेजी से फैल रहा है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए अभी वर्तमान सरकार के द्वारा समय समय पर मतलब कि 2 गज दूरी, उसके बाद मास्क की अति आवश्यक कर दिया गया। मास्क को अनिवार्य करने वाला प्रथम जो राज्य था वो राजस्थान था। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अन्य भी मतलब कि लॉकडाउन के कारण भी इसको रोकने का प्रयास हो रहा है। और ये जो यूएस 15 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ये ट्विटर के द्वारा दिया गया है। आपको जानकारी होगा कि जो एक ट्विटर है इसके द्वारा आपको 15 मिलियन डॉलर यानी भारत को दिया गया है ताकि कोविड-19 के संकट से उबरा जा सके। हमारा अगला प्रश्न है 15वां, प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन है। प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन है। उस प्रथम केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुदुचेरी। आपको एक और बात बता दूं कि जो पुदुचेरी है ये एक केरल में, इसका एक क्षेत्र केरल में भी है, इसका एक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में भी है और इसका 2 क्षेत्र तमिलनाडु में है। और ये चारों क्षेत्रों से मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है जिसका नाम है पुदुचेरी। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जो पुदुचेरी है ये एक केरल में इसका जगह है, उसमें आप पता कीजिएगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर एक और है उसका नाम है मतलब कि आंध्र प्रदेश में है और 2 जो है स्थान इसके हैं वो तमिलनाडु में है। इन चारों ही मतलब कि क्षेत्रों से मिलकर पुडुचेरी बना हुआ है केंद्र शासित प्रदेश। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है 16वां कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किस देश द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन, आपको जानकारी होगा कि सिनोफार्म वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है, उस देश का नाम है चीन। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V5 जो कि रूस के द्वारा, उसके बाद सिनोफार्म वैक्सीन, अलग अलग जो देश है अपना अपना मतलब कि वैक्सीन विकसित कर रहे हैं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मतलब कि पसंद आएगा और प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मिलेगा और डेली करंट अफेयर के माध्यम से। और आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।